तो दिल दहला देने वाला ये आतंकी अटैक जिसके तहत हमलावरों को लगातार इन पर शिकंजा कसा जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि मॉस्को के हमलावरों की क्या गाड़ी पलटी? कुछ इसी तरह से हमलावर मॉल के अंदर दाखिल हुए और ताबड़तोड़ फायरिंग की गई और ये बड़ा अटैक हुआ, नरसंहार हुआ है मॉस्को में। मॉस्को में हुए सबसे बड़े टेरर अटैक से पूरी दुनिया हिल गई है, सिहर उठी है ये दुनिया। ये टेरर हमला इतना क्रूर, इतना विभत्स था जिसे देखकर मुंबई अटैक की याद आ गई। ये हमला पूरी प्लानिंग से किया गया। करीब महीने भर से इसकी तैयारी चल रही थी। जब लोग फ्राइडे नाइट मना रहे थे तब करीब 10 आतंकवादी मॉस्को के मॉल में पहुंचे और ताबड़तोड़ गोलियां बरसाना शुरू कर दी। वहां मौजूद लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। यह हमला तब हुआ जब रूस यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। यह हमला तब हुआ है जब पुतिन को 5वीं बार राष्ट्रपति बने हुए 5 ही दिन हुए हैं। ऐसे में सबके जहन में यही सवाल, इस टेरर अटैक का मास्टरमाइंड कौन है? क्यों मॉस्को पर इतना बड़ा आतंकी हमला करवाया गया? और बड़ी खबर बता दें, मॉस्को हमले में रूसी सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी कामयाबी मिली है। 2 आतंकियों को पकड़ा गया है। 2 जंगल में भागने में कामयाब रहे। यूक्रेन बॉर्डर के पास आतंकियों को पकड़ा गया। आपको बता दें कि कार से तजाकिस्तान के कई पासपोर्ट मिले हैं, पिस्टल और असॉल्ट राइफल भी मिली है। और मॉस्को के गुनहगारों की गाड़ी पलटी क्या? क्योंकि बड़ी बात यह है कि इसमें पूरी साजिश का पर्दाफाश एक एक करके हो रहा है। सफेद कार से भागने की कोशिश कर रहे थे आतंकवादी और उसके बाद ब्रियांस्क में रूसी सुरक्षा बलों ने कार रोकने की कोशिश की तो फायरिंग करने लगे। सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में आतंकियों की गाड़ी पलट गई। 2 आतंकियों को पकड़ लिया गया, 2 जंगल में फरार हो गए और फिर आतंकियों की धरपकड़ के लिए जंगल में ऑपरेशन चलाया गया और अब भी बताया जा रहा है ये ऑपरेशन चल रहा है। मनीष झा हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही सुमित चौधरी भी हमारे 2 सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं और हमारे साथ खास मेहमान भी आगे जुड़ेंगे। सबसे पहले मनीष, आपके पास आ रही हूं क्योंकि ये पूरा मामला बहुत ज्यादा संगीन है। ये मुंबई जैसे अटैक की याद दिलाता है जो आतंकी अटैक हुआ था भारत पर। अब इस पूरे मामले पर क्या छानबीन चल रही है? किस किस एंगल से जांच आगे बढ़ रही है और क्या सुराग है जांच एजेंसियों के पास? बिल्कुल, देखिए, मॉस्को में जो कत्लेआम मचा वो तो पूरी दुनिया ने तमाम तरह के वीडियो के माध्यम से देखा, लेकिन फिर सवाल हुए कि आखिरकार उन गुनहगारों का क्या हुआ? वो आतंकी कहाँ गए? क्योंकि वीडियो में एक आतंकी को पकड़े जाने का तो सबूत मिल रहा था, लेकिन बाकी आतंकियों का कुछ भी अता पता नहीं था। लेकिन अब जाकर चीजें सामने आई है और खबरों के मुताबिक जिस वक्त उस मॉल से बहुत सारे लोग निकल रहे थे, उसी दरमियान भीड़ का फायदा उठाते हुए 4 आतंकी वहां से फरार हो गए और फिर उन्होंने एक सफेद कार पे वो फरार हुए और वहां से सीधे मॉस्को से हाईवे पकड़ के वो यूक्रेन बॉर्डर की तरफ रवाना हो गए। अब वो यूक्रेन बॉर्डर पहुंचने ही वाले थे। मुश्किल से 50 से 100 किलोमीटर का फासला बचा था जब सिक्योरिटी एजेंसी ने उस गाड़ी को रोकने की कोशिश की, लेकिन यहां पर भी हिमाकत देखिए, वो गाड़ी नहीं रोकी, वो आगे बढ़ने लगे। सुरक्षा कर्मियों ने उस गाड़ी पर गोली चलाई, गाड़ी पलट गई। एक व्यक्ति को वहीं पकड़ लिया गया, लेकिन बाकी 3 जंगल में भाग गए। 2 से 3 घंटे का सर्च ऑपरेशन के बाद एक और आतंकी को पकड़ा गया। तो आज की तारीख में रूस के पास 3 हमलावर हैं और वो भी जिंदा हैं, गाड़ी पलटने के बावजूद हैं। और अब वो 3 हमलावर एक एक करके राज खुलासा करेंगे कि इस हमले का असली मास्टरमाइंड कौन है। बिल्कुल, मॉस्को के गुनहगारों की गाड़ी पलटी और फिर उसके बाद ये पूरा वाकया आया, जंगल में फरार हुए हमलावर, उसके बाद अब धरपकड़ तेज हो रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि हमलावर यूक्रेन की तरफ भागते हुए देखिए। अब जांच क्या कहती है ये भी आगे देखने वाली बात होगी। मॉस्को हमले में अब तक 11 संदिग्ध गिरफ्तार हो चुके हैं। जो जानकारी मिल रही है, एक एक करके हिरासत में लिए जा रहे हैं और ये जो संदिग्ध नजर आ रहा है उसकी गिरफ्तारी हो रही है। देखिए, मॉस्को अटैक को लेकर एक और बड़ा खुलासा अब आपके सामने करने जा रहे हैं। आतंकियों ने केमिकल का इस्तेमाल किया है इस अटैक के पीछे। हमले के दौरान आतंकियों ने केमिकल का इस्तेमाल किया है। मॉल और मॉल परिसर में आग लगाने के लिए केमिकल का इस्तेमाल किया गया है। सुमित, ये बहुत बड़ा खुलासा है, यानी उस केमिकल बम का इस्तेमाल किया गया जिसकी अब सिर्फ आशंका ही जताई जा रही थी कि आतंकी ऐसा कर सकते हैं किसी टेररिस्ट अटैक में, और ये हो गया।
देखिए निधि, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि जो रशियन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो बार बार ये बात क्यों कह रही है, क्यों इंडिकेट कर रही है कि इसमें कोई रिबेलियन ग्रुप का हाथ नहीं हो सकता, क्योंकि जिस तरीके से ट्रेन सोल्जर्स की तरह इन्होंने अटैक किया, खासतौर पर जिस तरीके से आर्म्स एंड एम्यूनिशन को इन्होंने हैंडल किया, जिस तरीके से इस पूरी घटना को इन्होंने अंजाम दिया, ये सब बड़ा सवाल। और जिस तरीके से कहा यह जा रहा है कि अपने साथ केमिकल लेकर आए थे और उस पूरे हॉल को आग लगाने में या फिर उसमें आगे उसको पूरी तरीके से बर्बाद करने में इन केमिकल्स का इस्तेमाल किया, तो निश्चित तौर पर दिखाता है कि कैसे इन्होंने बहुत कैलकुलेटेड वे में बहुत अच्छे तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया, वहां से भागे भी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, ज्यादा से ज्यादा हानि हो, ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो रशिया को, इसका भी ध्यान में रखा गया। और यही वजह है कि रशिया लगातार ये कह रहा है कि अगर ये टेररिस्ट किसी ऑर्गेनाइजेशन का ISIS का भी हाथ है तो ये इनको स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है, इनको आर्म्स एंड एम्यूनिशन, लॉजिस्टिक बहुत अच्छी चीजें प्रोवाइड कराई गई है, इनको उस इलाके के बारे में लंबे समय तक रेकी कराई गई है। और यही वजह है कि इन्होंने इस पूरे ऑपरेशन को या फिर आप कह सकते हैं इस पूरे अटैक को बहुत अच्छी तरीके से अंजाम दिया है। और रशियन एजेंसीज लगातार उन्हीं तारों को जोड़ती नजर आ रही हैं। बिल्कुल, अब इस प्लानिंग का भी भंडाफोड़ होना जरूरी है कि कितने लेवल की कॉन्स्पिरेसी रची गई, प्लानिंग रची गई इस अटैक को अंजाम देने के लिए। और एक और जानकारी जो मिल रही है सुमित और मनीष हमें, कि मॉस्को हमले में अब तक 11 संदिग्ध गिरफ्तार हो चुके हैं। 4 लोगों का अटैक से सीधा संबंध है, सीधा कनेक्शन है। पुतिन को गिरफ्तारियों की जानकारी पुतिन तक पहुंचाई गई है। रूसी FSB कर रही है बड़े पैमाने पर जांच और हर लेवल की जांच की जा रही है। इन हमलावरों का कनेक्शन कहां था, इन सब चीज़ों की जांच की जा रही है। जितनी भी गिरफ्तारियां अब तक हुई हैं, 11 गिरफ्तारियां हुई हैं, उसके तहत पुतिन को, राष्ट्रपति को इसकी जानकारी दी गई है। और एक और ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, मॉस्को के संदिग्ध हमलावरों की तस्वीर भी सामने आ गई है। 4 हमलावरों की तस्वीरें सामने आई हैं। 21 से 51 साल के बीच हैं चारों हमलावर। तजाकिस्तान के रहने वाले हैं चारों हमलावर। ये देखिए तस्वीर सामने है आपके टीवी स्क्रीन पर। ये तस्वीर बता रही है 4 हमलावरों की तस्वीर जारी कर दी गई है। रूसी मीडिया इसे चला भी रहा है और लगातार अब शिकंजा कसने की कोशिश है। और जो उम्र बताई जा रही है हमलावरों की 21 से 51 साल के बीच बताई जा रही है। तजाकिस्तान के रहने वाले बताए जा रहे हैं चारों आरोपी, चारों हमलावर। तो 2 बड़ी खबरें इस वक्त की है मॉस्को अटैक से जुड़ी हुई। पहली ये कि जितनी भी गिरफ्तारियां हुई हैं पुतिन को इसकी जानकारी दी गई है। जो जांच एजेंसी FSB वो बड़े पैमाने पर, बड़े स्तर पर जांच कर रही है। वहीं दूसरी ओर दूसरी बड़ी खबर, इन 4 हमलावरों की तस्वीरें जारी कर दी हैं। अब ये मदद भी ली जाएगी लोगों के जरिए कि जिन लोगों ने भी इनको देखा है वो जानकारी पहुंचाएंगे। कईयों की गिरफ्तारी हुई है। और मॉस्को पर आतंकी हमले को लेकर अमेरिका में कई तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है। आइए एक नजर डाल लेते हैं ये थ्योरी क्या है, क्या अमेरिका में चल रहा है। पहली थ्योरी क्या है, अमेरिका नेटो ने करवाया हमला जिससे रूस भड़के और तीसरा विश्व युद्ध हो जाए, क्योंकि अगर रूस उकसावे में आ जाएगा तो युद्ध कर देगा। पुतिन ने करवाया हमला जिससे रूस को युद्ध में आगे बढ़ने की वजह मिल जाए। ये दूसरी थ्योरी है जो सामने आ रही है निकल के। तीसरी थ्योरी भी देख लीजिए, अमेरिकी डीप स्टेट का हाथ जिससे तनाव बढ़ने पर हथियार कंपनियों का फायदा हो, खास तौर पर ताकि अमेरिकी हथियार कंपनियों को सीधे तौर पर फायदा मिले, सीधे नहीं तो इनडायरेक्ट तौर पर तो मनीष फायदा मिले। क्या ये जो तीसरी थ्योरी है इस पर यकीन किया जा सकता है? क्या ये हो सकता है जो सामने आ रही है थ्योरी? देखिए, थ्योरी चाहे पहली हो दूसरी हो, लेकिन सबसे अधिक फायदा तो तीसरी थ्योरी वाले का ही हुआ है। और वो इसलिए क्योंकि जितना युद्ध बढ़ेगा, जितना युद्ध चलेगा, वैसे में हथियार बनाने वाली कंपनियों को लगातार फायदा मिलेगा। और इसलिए कम से कम जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है वो तो यही चाहती है कि रूस यूक्रेन युद्ध न केवल लंबा खींचे बल्कि इसका स्केल भी बड़ा हो, ताकि हर तरफ से हथियारों की बड़ी ज्यादा मांग हो। और इसीलिए ये जो तमाम कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है इसके पीछे में एक बड़ा लॉजिक भी है। लॉजिक यही है कि डीप स्टेट जो लगातार एक्टिव है अमेरिका में, वो नहीं चाहता है कि किसी भी हालत में ये युद्ध थमे, किसी भी हालत में रूस यूक्रेन युद्ध में शांति आए। और इसी वजह से इस थ्योरी पर सबसे अधिक दांव लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे में नॉन स्टेट एक्टर इन्वॉल्व है। और अब अगर आप देखें, जिन हमलावरों को पकड़ा गया वो यूक्रेन की तरफ भाग रहे थे, तो रूस की एजेंसियों का मानना यह है कि कहीं ना कहीं इसमें यूक्रेन की खुफिया एजेंसी शामिल है और उसके पीछे में CIA और दूसरी एजेंसी शामिल है, वही डीप स्टेट एक्टर जो कि चाहते हैं कि युद्ध चले और हथियार का धंधा भी जारी रहे।
लेकिन इस बीच जो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है वो जान का नुकसान हुआ है। मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। मॉस्को हमले में मरने वालों की तादाद 183 तक पहुंच गई है मनीष और सुमित, और ये बहुत बड़ा लॉस है। मरने वालों में बड़ी तादाद में बच्चे भी शामिल हैं, महिलाएं भी शामिल हैं। महीनों से हमले की तैयारी की जा रही थी, ये भी इस बात की जानकारी मिली है। रूसी सुरक्षा बलों को कई इनपुट्स मिले हैं इस हमले के बाद। हमले से पहले भी इनपुट मिले होंगे। अगर इनपुट बड़े स्तर पर मिलते या कॉन्क्रीट स्तर पर मिलते तो ये बड़ा सिक्योरिटी लैप्स होने से बचाया जा सकता था, लेकिन एक बड़ा आतंकी हमला हो गया। और टेरर अटैक की एक एक तस्वीर आपको दिखाएं उससे पहले देखिए मॉस्को टेरर अटैक पर 10 बड़े अपडेट इस वक्त क्या है। पहला बड़ा अपडेट आपको बता देते हैं, मॉस्को क्रॉकर सिटी हॉल में हमले के पीछे आईएसआईएस का हाथ बताया जा रहा है। दूसरा बड़ा अपडेट, 5 आतंकवादियों को ढेर किया गया, 3 की तलाश जारी है। तीसरा बड़ा अपडेट, रूसी एजेंसियां हमले की जांच में जुटी है, केजीबी के पास अहम जानकारी भी है। चौथा बड़ा अपडेट, पुतिन को एक एक जानकारी दी जा रही है। पांचवा अपडेट, किसी भी वक्त देश के नाम संदेश दे सकते हैं पुतिन, अभी तक कुछ नहीं बोले हैं। और छठा बड़ा अपडेट, मॉल का जो मेन गेट है बंद करके फायरिंग की गई हमलावरों के जरिए। सातवां बड़ा अपडेट, आतंकियों के पास AK-12 सीरीज के हथियार थे। आठवीं बड़ी बात, आतंकियों ने फायरिंग के अलावा बमबारी भी की है। नौवीं बड़ी बात, रूसी स्पेशल फोर्स ने एंटी टेरर ऑपरेशन को अंजाम दिया है। और 10वीं बड़ी बात, 2011 के बाद से रूस पर सबसे बड़ा टेरर अटैक हुआ है। सुमित, 2012 के बाद से ये सबसे बड़ा टेरर अटैक, जो कि बताता है कि रूस इस वक्त कितना इस हमले के बाद एक कमजोरी आई होगी ये देखने में, क्योंकि बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैब से आप रोक नहीं पाए हमले को, और अभी अभी पुतिन 5वें टर्म के लिए आए हैं। देखिए, बिल्कुल खास बात ये है कि खुद व्लादिमीर पुतिन केजीबी से ताल्लुक रखते एजेंसीज के बहुत बड़े ऑफिसर रहे हैं, बहुत इन्वॉल्व रहे हैं कई बड़े मिशंस के अंदर। और ऐसे में अगर रशिया की इंटेलिजेंस, जिसको दुनिया भर में जाना जाता है उसकी इंटेलिजेंस के लिए, उसकी इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए, अगर उसकी इंटेलिजेंस फेल हो जाए और वहां वो भी कैपिटल में मॉस्को में, जिसको बहुत संवेदनशील, बहुत सुरक्षित जगह माना जाता है, तो निश्चित तौर पर दिक्कत भी होगी, सवाल भी खड़े होंगे। और ये भी कहा जाएगा कि एक पूरी तरीके से सिक्योरिटी रिव्यू करने की जरूरत पड़ेगी रशियन फोर्सेस को। और खास बात यह कि ऐसा नहीं है कि पहले थ्रेट है, क्योंकि अमेरिका ने 1 महीने पहले बताया था। इसके अलावा कैमलिन के पास कई बार ड्रोन अटैक किए गए और यह कोशिश की गई कि एक थ्रेट परसेप्शन मॉस्को में भी क्रिएट किया जा सके। तो निश्चित तौर पर रशिया के लिए एक दिक्कत यह भी होगी कि अब उसको अपने सिक्योरिटी रिव्यू को, यानी अपने जो सुरक्षा कवच है उसको कैसे चाक चौबंद करना है, अपनी जो इंफॉर्मेशन है उसको कैसे उसको कंसोलिडेट करना है, ये एक बड़ा सवाल होगा, एक बड़ी चिंता होगी रशियन फोर्सेस के सामने भी। लेकिन सुमित, ये बड़ी बात है कि आप 2 साल से पहले युद्ध लड़ रहे हैं यूक्रेन के सामने, उसके बाद आपके हालात ऐसे हैं कि कमजोरी वाले हालात हैं, और इसी कमजोरी का शायद फायदा उठाया गया आतंकियों के जरिए। देखिए निधि, एक बात बहुत तय है, आप ना सिर्फ रशिया को, आप पिछले साल इजराइल को भी ले लीजिए, जो भी अपनी इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन के लिए बहुत मशहूर था, बहुत एक्यूरेट, बहुत पिन पॉइंटेड इंफॉर्मेशन रहती थी। तो ये निश्चित तौर पर एक बड़ा सेटबैक है उन तमाम इंटरनेशनल एजेंसीज के लिए जो अपने आप को सुपर एजेंसीज मानते हैं। और खास बात ये भी कि मैन ऑन ग्राउंड, या फिर आप कह सकते हैं कि थोड़ी सी चूक युद्ध के मैदान में या युद्ध से पहले छोटी सी इंफॉर्मेशन को भी आप मिसमैनेज करना या इसको इग्नोर करना कितना बड़ा क्षतिग्रस्त हो सकता है, कितना बड़ा हार्मफुल हो सकता है, ये रूस और इजराइल के एग्जांपल से समझा जा सकता है। छोटी सी गलती कितनी भारी पड़ सकती है ये अब देखने को मिल रहा है। और क्रॉकर सिटी हॉल के इस ऑडिटोरियम में करीब 5000 लोग मौजूद थे। पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ था। लोग मोजार्ट देखने आए थे, कॉन्सर्ट चल रहा था। शुरुआत में गोलीबारी की तीव्रता बेहद धीमी थी, जिसे सुनकर लोग अपनी सीटों से खड़े हो गए। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। लेकिन जब गोलियां बरसनी शुरू हुई तो लोग सदमे में आ गए। चीख पुकार मच गई हर जगह। गोलियों की आवाज सुनकर महिलाएं और बच्चे रोने लग गए। कुछ लोगों ने कुर्सियों के नीचे जाकर अपनी जान बचाई है। ये तस्वीरें वाकई हिला देने वाली हैं आतंकी अटैक से जुड़ी हुई। और मॉस्को में आमतौर पर कड़ी सुरक्षा होती है, लेकिन चारों आतंकवादी खुलेआम हथियार लहराकर हॉल के अंदर घुस गए। एंट्री गेट से ही उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। वहां दर्जनों लोग दीवार से दुबके हुए थे। आतंकवादियों ने एक एक को मौत के घाट उतार दिया।
और आपको ये भी बता दें कि एक खंबे के पीछे 2 लोग छिपे हुए थे, इनमें से एक शख्स घायल हो गया। आतंकवादियों की नज़र इन पर नहीं पड़ी, आतंकवादियों से छिपकर किसी तरह इन 2 लोगों ने अपनी जान बचाई। ये देखिए तस्वीरें, एक शख्स छिपा हुआ है खंबे के पीछे और उसके बाद 2 लोग छिपे हुए हैं और फिर उसके बाद इनकी आतंकवादियों की नज़र नहीं पड़ी इन पर, नहीं तो इन्हें भी मार दिया जाता। एक लंबे खंबे के पीछे छिपकर अपनी जान बचाई इन दोनों ने। और क्रॉकस सिटी हॉल कई मीटर तक फैला हुआ है। गोलियों की बौछार जब शुरू हुई तो पूरा हॉल गूंजने लगा, ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई जा रही थी। फ्राइडे नाइट मनाने लोग आए थे, अपनी जान बचाने को बेतहाशा भागते हुए नजर आए। कई लोगों को एग्जिट गेट तक नहीं मिला, मतलब मौका ही नहीं मिला उन्हें निकलने का और उन्होंने बाथरूम में घुसकर अपनी जान बचाई। और एक और बड़ी बात यह कि जिस सफेद कार में 2 संदिग्ध देखे गए वो कार 4 जनवरी को खरीदी गई, कैश देकर खरीदी गई थी ये कार। 8 मार्च को अमेरिकन एम्बेसी ने हमले को लेकर अलर्ट भी जारी किया था। तो सफेद रंग की कार में 2 संदिग्ध आए, ये कार कैश देकर खरीदी गई। जो जानकारी मिल रही है 8 मार्च को अमेरिकन एम्बेसी ने हमले को लेकर अलर्ट भी जारी किया था और इस कार के बारे में जो डिटेल मिल रही है, इस कार को खरीदा गया 4 जनवरी को। और आइए कुछ डिटेल में और जानकारी देते हैं। मॉस्को टेरर अटैक का जो अमेरिकी कनेक्शन है वो क्या है। 8 मार्च को मॉस्को में अमेरिकी एम्बेसी का अलर्ट जारी हुआ है और अमेरिका ने रूस में रह रहे अपने नागरिकों को सावधान किया था। ये जानकारी आई है 2 दिनों के अंदर आतंकी घटना की आशंका जताई गई थी। अब बड़ा सवाल देखिए क्या है, क्या अमेरिका को पहले से हमलों की जानकारी थी, यानी अमेरिका ने खुफिया इनपुट आए हैं, जानकारी पब्लिक करने के बाद भी आखिर अटैक कैसे हो गया, तो कहाँ लैप्स रह गया, ये बात ये बड़ा सवाल है। और मनीष, अगर अमेरिका इस बात को उठा सकता है, 8 मार्च को लेकर किसी तरह से आशंका जताई जा सकती है कि अटैक हो जाएगा, तो फिर इतनी देर कैसे लग गई कि 22 मार्च हो गया और अटैक हो गया। बिल्कुल, देखिए अमेरिकी एम्बेसी ने 8 मार्च को अलर्ट जारी किया था। याद करिए उस अलर्ट में क्या क्या आ गया था। भीड़ भाड़ वाला इलाका होगा, कंसर्ट होगा और एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप हमला करेंगे। और अमेरिका के व्हाइट हाउस का यह कहना है कि हमने ये जानकारी रूस को भी दी थी। इसका मतलब यह है कि 8 मार्च से अगले कुछ दिनों तक जब ये जानकारी रूसी एजेंसियों के पास आई, रूस की एजेंसियां सतर्क हो गई, तो फिर इस बीच में हमला करने का मौका नहीं मिला। लेकिन जैसे ही थोड़ी सी सतर्कता में कमी आई, वैसे ही इन आतंकियों ने मौका मिलते ही शुक्रवार की रात में वो कत्लेआम मचाया जिसने क्रेमलिन के ऊपर में सबसे बड़ा धब्बा लाकर खड़ा कर दिया है। क्योंकि बीते 2 साल में रूस यूक्रेन जंग के दौरान यह पहली बार है जब मॉस्को के अंदर इतने लोगों की जानें गई है। इससे पहले हमने देखा है दर्जनों बार ड्रोन से हमले किए गए और यह भी बात सच है कि कई बार हमले की कोशिश की गई लेकिन सुरक्षा एजेंसी रोकने में कामयाब हो जाते थे। लेकिन इस बार वो हमला हुआ जिसकी पुतिन ने भी कल्पना नहीं की थी और इसीलिए सबको यह डर लग रहा है कि अब क्रेमलिन का जवाब क्या होगा। क्या क्रेमलिन यह फैसला करेगी कि अब युद्ध को और आगे बढ़ाया जाए और इससे मॉस्को के आतंकी हमले का भरपूर बड़ा सा बदला लिया जाए। बड़ी बात ये जानना भी बहुत महत्वपूर्ण होगा, बहुत चुनौतीपूर्ण है कि इसका मास्टरमाइंड कौन है इस आतंकी हमले का। और आतंकवादियों के पास थी AK-12 असॉल्ट राइफल। एक और जानकारी मिल रही है इस अटैक के बारे में, हमलावरों के बारे में। रूस यूक्रेन में ये राइफल इस्तेमाल कर रहा है, यूक्रेन में युद्ध लड़ रहा है तो रूस के सैनिक इस राइफल का इस्तेमाल करते हैं। इस बात की आशंका जताई जा रही है कि यूक्रेन से AK-12 राइफल आतंकवादियों तक पहुंची है। और AK-12 राइफल कितनी खतरनाक होती है, आइए 1 मिनट में आपको बताते हैं। 1 मिनट में 1000 गोली की बौछार कर सकती है ये। मारक क्षमता इसकी 625 मीटर तक है। एक मैगजीन में 30 गोलियां आ सकती हैं और जो इसका वजन है वो 3.3 किलो है। इसके अलावा जो लंबाई है वो 0.945 mm है लंबाई इस राइफल की। बैरल की जो लंबाई है वो 415 mm है। इसके अलावा राइफल में 5.45 mm कैलिबर की गोली लगती है। दूरबीन, टारगेट लेजर फिक्स करने के लिए इसमें ये खासियत है कि इस राइफल का इस्तेमाल होता है। सुमित, अगर आप थोड़ा और ज़्यादा बता पाएँ इस राइफल के बारे में AK-12, और ये जानकारी भी मिल रही है कि यूक्रेन युद्ध में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। देखिए बिल्कुल AK के कई एडवांस वर्जन है और AK-12 खास तौर पर कहा जाता है कि इसको अभी
तैयार किया गया था 2018-2020 के अंदर इसको तैयार किया गया था। लेकिन जब यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ, यूक्रेन के साथ रशिया की वॉर स्टार्ट हुई, तो कॉम्बैट ऑपरेशंस के लिए इस गन को सभी रशियन सोल्जर्स को दिया गया और भारी मात्रा में इसको ना सिर्फ रशियन सोल्जर्स अब यूक्रेन के साथ बल्कि सीरिया के अंदर भी इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन खास बात यह कि इसको लेकर सबसे इंपॉर्टेंट बात रशियन एजेंसीज जो कह रही है वो ये कह रही है कि ये बहुत लिमिटेड था और स्पेशल ऑपरेशंस के दौरान ही स्पेशल फोर्सेस के पास ये मौजूद था। हल्की आप कह सकते हैं कि असॉल्ट राइफल्स हैं, इनको इस्तेमाल करना, इनके कैलिबर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यही वजह है कि अभी इसको लेकर रशियन एजेंसीज ये कह रही हैं कि या तो ये वेपन्स लगातार जो युद्ध के मैदान में छूट गए थे या फिर किसी तरीके से उनसे छीने गए थे, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जी, बड़ी बात आप बता रहे हैं सुमित, लेकिन अब आशंका बढ़ गई है कि अगर वहां इस्तेमाल होती है तो क्या आतंकियों तक ये गन कैसे पहुंची और किसके जरिए पहुंचाई गई। एक और बड़ी खबर इस बीच मिल रही है कि जांच बहुत तेज कर दी गई है इस हमले के बाद। मॉस्को आतंकी हमले की जो जांच है वो शुरू हो गई है और बहुत ही गहनता से रूस इसकी जांच कर रहा है। रूस की कई एजेंसियां एक साथ जांच कर रही हैं। आतंकियों से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। और मॉस्को अटैक में किसका हाथ, देखिए अब और डिटेल में आपको जानकारी देते हैं। जांच में कौन कौन इंटरनल अफेयर्स मिनिस्ट्री शामिल है, राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियां शामिल है, कई जांच दल एक्सपर्ट की टीमें बनाई गई हैं, कई इस तरह से एक्सपर्ट की टीमें काम कर रही हैं कि इसमें कौन कौन जांच में शामिल है। कई क्रिमिनल भी शामिल है, ये भी बताया जा रहा है। क्या क्या जांच हो रही है ये भी बता दें आपको। सीसीटीवी फुटेज जो मिले हैं, वो सीसीटीवी फुटेज, मृतक लोगों के जो शव हैं, बरामद हथियार, गोला बारूद, फिजिकल साक्ष्य, फिजिकल सबूत और बैलिस्टिक और फिंगरप्रिंट, ये तमाम चीजें जांच की जा रही हैं। तो अब जांच का दायरा किस तरह से बढ़ रहा है इस हमले के बाद, ये जानकारी मिल रही है। और रूस का अमेरिका पर बड़ा आरोप भी सामने आ गया है। हमले के पीछे CIA का हाथ है, ये रूस कह रहा है। हमलावरों को CIA से मिली मदद, ये भी रूस कह रहा है। खुफिया एजेंसी है अमेरिका की और सीधा सीधा आरोप लगाया जा रहा है CIA पर कि हमलावरों को CIA से मदद मिली है। यूक्रेन के संपर्क में थे आतंकवादी, बड़ी तादाद में हथियारों का इंतजाम किया गया। हमले के बाद आतंकी सीमा पार करना चाहते थे। ये एक और पहलू निकलकर सामने आ रहा है कि यूक्रेन के संपर्क में थे आतंकवादी। हमले के बाद आतंकी सीमा पार करना चाहते थे। सुमित, ये बहुत बड़ी डिटेल है। ये पूरा का पूरा जो अटैक है, इसका जांच का एंगल बदल सकता है। देखिए, बिल्कुल कहा यह जा रहा है क्योंकि रशियन फोर्सेस जो लगातार इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है, सर्विसेज वो इसको लिंक कर रही है कि आखिरकार जब ये वहां से अटैक करने के बाद भागे तो यूक्रेन के बॉर्डर के पास भागे और इनसे जो लगातार जो आर्म्स एंड एम्यूनिशन प्रोवाइड हुआ है वो भी यूक्रेन की स्पेशल सर्विसेज ने प्रोवाइड किया। और कहा जा रहा है कि कंटिन्यूसली टच में थे, इनको वहां से बाहर निकालने की जिम्मेदारी थी, इनसे लगातार कंटिन्यूसली यूक्रेन में ये बातचीत कर रहे थे। तो ये कई ऐसे फैक्ट्स हैं जो लगातार स्पेशल फोर्सेज जो हैं या फिर जो एजेंसीज है रशिया की, वो रिवील कर रही है। और ये भी लिंकेज देख रही है कि आखिरकार स्पेशल यूक्रेन की स्पेशल सर्विसेज के कौन कौन से अधिकारी थे, कौन कौन सी यूनिट थी जो इसमें इन्वॉल्व हो सकती है। और यही वजह है कि देखिए लगातार अभी भी रशिया इस मैटर को इन्वेस्टिगेट कर रहा है। क्यों, आखिरकार जब ISIS का जिक्र जरूर हुआ, लगातार ये जरूर कहा गया अमेरिका की तरफ से कि देखिए ISIS इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन रशिया ये जानना चाहता है कि क्या ISIS के अपने बलबूते पर यह अटैक को अंजाम दे सकता है या फिर इसके पीछे कोई और लार्जर पिक्चर है, कोई और चीजें हैं जो इसमें इन्वॉल्व है। और इसी वजह से अब रशियन जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है वो धीरे धीरे कर अपनी इन्वेस्टिगेशन के तार जोड़ती जा रही है। और खास तौर पर उन्हीं तारों में या फिर उसी इन्वेस्टिगेशन में उनको यूक्रेन स्पेशल सर्विस की के लिंकेज भी मिलते जा रहे हैं। बिल्कुल, पल पल जानकारियां सामने आ रही है और कोई भी बात को रूल आउट नहीं किया जा सकता। हालांकि ISIS के हाथ को लेकर पहले रूस ने इस बात को खारिज भी कर दिया। और आइए अब आपको बताते हैं कि रूस बार बार CIA पर इल्जाम लगा रहा है। शक क्यों है, रूस को क्यों शक है कि CIA कर सकती है? क्योंकि हम ये इसीलिए कह रहे हैं, देखिए RDK का नाम निकलकर सामने आया है। अब RDK पर ये शक है, हमले का शक है। RDK कौन है? यूक्रेनी खुफिया एजेंसी RDK की मददगार है, ये भी कहा जा रहा है। ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि खुफिया एजेंसी की मदद सामने आई एक विद्रोही गुट को। CIA यूक्रेन को देती है खुफिया जानकारी और रूस को शक है कि CIA ने यूक्रेन के जरिए की RDK की मदद, एक विद्रोही गुट की मदद, जैसे किसी का शक नहीं जाए RDK पर, और यूक्रेनी खुफिया एजेंसी के जरिए RDK की तरफ से को मदद पहुंचाई गई। तो ये एक बहुत बड़ा आरोप है। मनीष, मैं आपके पास आ रही हूँ इसी को ठीक है मनीष, मैं आपके पास आऊंगी। एक बड़ी खबर इस बीच आ रही है
उस बड़ी खबर का रुख करते हैं। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अनुराग ठाकुर ने कहा है आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के दलदल में डूबी है, किंगपिन का भी आखिर नंबर आ ही गया। अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया है केजरीवाल इस्तीफा देने से मुकर रहे हैं। नैतिकता की बात करने वाले जेल से सरकार चलाने की बात कर रहे हैं। शराब घोटाले में कई नेता जेल में गए हैं। आम आदमी पार्टी कट्टर बेईमान पार्टी है। बात करते करते आज शराब घोटाले में इतना दलदल में फंस चुके हैं। आम आदमी पार्टी की शराब से बात करें तो एक राज्य से दूसरे राज्य तक जाती है। जहां एक और शराब घोटाले में कट्टर बेईमान मनीष सिसोदिया जी, उप मुख्यमंत्री दिल्ली, सांसद संजय सिंह जी और ऐसे उनके अनेक वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता और कई दलाल जेल में है। वहीं मुख्यमंत्री और कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल वो भी ईडी की गिरफ्त में है। और ये सब शराब घोटाले के लिए जो कल तक क्लीन चिट बाकियों को देते थे, ईमानदारी की चिट देते थे, आज वो स्वयं, मैं तब भी कहता था, इसी मन से मैंने कहा था कि अभी तो मनीष सिसोदिया गए हैं, किंगपिन बाहर हैं, और मैंने कहा था किंगपिन का नंबर भी आएगा, और कल किंगपिन का नंबर आया। लेकिन इससे बड़ा दुर्भाग्य देखिए, जो कल तक नैतिकता की बात करते थे आज वो कहते हैं कि मैं जेल से सरकार चलाऊंगा। अरे चारा खाने वालों ने भी पहले इस्तीफा दे दिया था, शराब वालों ने अभी तक भी इस्तीफा देने से मुकर रहे हैं। अनुराग ठाकुर की तरफ से बयान दिया गया कि आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया गया। उनकी तरफ से कहा गया कि शराब घोटाले में कई नेता जेल में गए और अरविंद केजरीवाल पर भी उन्होंने हमला किया है। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारतीय नौसेना की बहादुरी के किस्सों से कौन वाकिफ नहीं है। हाल ही में अरब सागर में दिखाई नौसेना की ताकत ने देश ही नहीं दुनिया को भी सकते में डाल दिया। जहां नौसेना के जवानों ने जहाज MV रूएन को समुद्री लुटेरों के चंगुल से छुड़ा दिया और वाहवाही लूटी, वहीं अब भारतीय नौसेना अरब सागर की सुरक्षा को और चौकन्ना करने में जुट गई है। नौसेना ने अरब सागर की सुरक्षा के लिए बड़ा कदम उठाया है ताकि दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखी जा सके। भारतीय नौसेना अपने जहाज़ों की तैनाती लगातार बढ़ा रही है। इसी कड़ी में भारत ने समुद्री लुटेरों और ड्रोन हमलों को नाकाम करने के लिए 10 युद्धपोत तैनात कर दिए हैं। दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय नौसेना ने P-8I सर्विलांस एयरक्राफ्ट और दुश्मन का काल बने गार्जियन ड्रोन को भी अब भारतीय सीमा की निगहबानी में लगा दिया है। We have been deploying continuously. I would say about 10 ships are present in this entire region to counter all these, to take part in all these three tasks: anti-piracy, anti-hijacking, anti-missile, and anti-drone. So right from the Red Sea to the Gulf of Aden to the North Arabian Sea and to the east coast of Somalia. So this is the area that we are operating, where we have deployed these ships. So the task is to ensure that we ensure that there is safety, security and stability. और भारतीय नौसेना का सुरक्षा घेरा अब हम आपको बताने जा रहे हैं। अरब सागर में बढ़ाया सुरक्षा घेरा। नौसेना का समुद्री सुरक्षा अभियान, 10 वॉरशिप देंगे मुंहतोड़ जवाब। P-8I सर्विलांस एयरक्राफ्ट तैनात किया और गार्जियन ड्रोन से हर गतिविधि पर इससे नजर बना के रखी जाएगी। बड़ी संख्या में सैनिकों का जत्था यहां पर रहेगा और समुद्र में डकैती अब नामुमकिन हो जाएगी। इसके अलावा P-8I बाज की नजर है ये। अब इसके बारे में आपको इसकी खासियत बताते हैं। गेम चेंजर विमान है P-8I। समंदर से सरहदों तक निगरानी रखने में सक्षम, दुश्मन की हर हरकत पर नजर बनाकर रखता है, जासूसी के साथ हमले में सक्षम है, समंदर में LAC तक निगरानी, बादलों के नीचे से दुश्मन पर नजर रखी जा सकती है। इसके अलावा टारगेट का साइज, स्पीड बताने में ये सक्षम है। एंटी सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट है, मिसाइल, टॉर्पीडो की
तैनाती संभव इसमें, और अमेरिकी कंपनी ने इसे तैयार किया है। तो एक तरह से ये बाज की नजर है P8I।